हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और हम उस सभ्य समाज का हिस्सा हैं। हमारी अपनी अपनी आवश्यकताएं, विचार और भाव हैं। हम निरंतर अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं। विचारों के आदान प्रदान का यही साधन भाषा कहलाती है। भाषा संस्कृत शब्द की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। बोलते समय सभी प्राणियों के मुंह से बहुत सी ध्वनियां निकलती हैं। अपनी बोली के रूप में पशु पक्षी भी अनेक तरह की ध्वनियां निकालते हैं, लेकिन ये ध्वनियां भी भाषा नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये निरर्थक है। हम मनुष्य अपने मुंह से जब निरर्थक और एक व्यवस्था में बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। हम दूसरों की बात को सुनते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। पिताजी अखबार में से पढ़कर सूचनाएं प्राप्त करते हैं, माताजी पत्र लिखती हैं। ये लोग अपनी अपनी बात बोलकर और लिखकर बता रहे हैं तथा दूसरों की बातें सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बातें समझना और समझाना ही भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। नंबर 1 होता है मौखिक भाषा और नंबर 2 होता है लिखित भाषा। प्रथम हम मौखिक भाषा पर विचार करेंगे। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर अपनी बात कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। अब हम बात करेंगे बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, जिसे हम महसूस भी कर सकते हैं, परंतु उसके सामान्य रूप में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली, जौनसारी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली आदि प्रमुख बोलियां हैं। अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे लिपि पर। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम किसी भी भाषा को जिस तरह से लिखते हैं या उसके लिखने का जो तरीका है वह लिपि कहलाती है। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी और अरबी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार दूसरे अन्य भाषाओं की भी अपनी लिपियां हैं। अब हम बात करते हैं मातृभाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। एक हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होगी। एक अन्य भाषा पर बात करें, राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच संपर्क के काम आती हो, वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संक्षेप में हम
भाषा के व्याकरण पर बात करते हैं। व्याकरण है क्या? प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है और यह किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान उस भाषा का व्याकरण ही कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग क्या क्या हो सकते हैं? हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं। वाक्य शब्द या पदों से बनते हैं, शब्द वर्णों से बनते हैं। इसी के आधार पर व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के मौखिक व लिखित रूप पर विचार किया जाता है। नंबर 2 है शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। व्याकरण का तीसरा अंग वाक्य विचार, इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमने जाना कि भाषा बोलकर या लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच की संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और व्याकरण भाषा की आत्मा होता है। प्रिय छात्रों, आशा करता हूं आपने इस वीडियो के माध्यम से भाषा, बोली, लिपि, भाषा का व्याकरण, मातृभाषा, राजभाषा आदि के विषय में समझने का